लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं फ्रॉम कोई भी प्लैनेट्स का या फिर स्टार्स का, ये सब ये देखा था ना। मेनली लेंथ या डिस्टेंस मेज़र कर रहे थे। अब आते हैं थोड़ा मास पे या फिर वेट को कैसे मेज़र किया जाएगा। मास, ये मास क्या होता है? और एक आप लोग एक चीज़ में और कन्फ्यूजन करते हो, मास और वेट, ये दोनों में जो डिफरेंस होता है। मास जनरली क्या होता है? मास हमारा होता है कोई भी बॉडी का, कोई भी बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। मास हमारा क्या होता है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ द, मास हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, इसे हम बोलेंगे मास। ये क्या होता है हमारा? ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इंसान, दुनिया में जितने इंसान हैं सबके दो आंख, एक कान, दो कान, है ना, दो हाथ। तो दुनिया में जितने इंसान हैं उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। या फिर हम बोल सकते हैं मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अगर थोड़ा बायोलॉजी में जाए, मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है हेयर या बॉडी हेयर, उनमें पाया जाता है। वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में अगर है तो वो उसका अगर मास होता है, जैसे हमारा क्या है बॉडी हेयर, वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पूछा जाए तो उसमें से एक होता है आपका मास। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे आप छोटा सा इलेक्ट्रॉन भी ले लो या फिर कोई बड़ा सा कोई प्लैनेट भी ले लो, सबका मास होता है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक मास, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। इसका अगर हम एसआई यूनिट देखें, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है केजी, ठीक है। और इट इज ए, आप स्केलर वेक्टर तो जानते होंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। तो ये जो मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इतना डिफरेंस काफी है। अब आते हैं मास पे। मास क्या होता है? वेट पे। वेट क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है एक बॉडी पे, और अगर ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा तो वो बॉडी कहां जाएगा? हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर जाएगा। तो जब हम फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, हम उसको बोलते हैं वेट, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता। हमारा वेट अर्थ पे अलग है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हम मान सकते हैं। लेकिन अगर हम मून पे चले जाएं, कोई भी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, हमारा वेट वैरी करेगा। सिर्फ हमारा नहीं, हर ऑब्जेक्ट का वेट वैरी करेगा। लेकिन अगर मैं आयरन लेके जाऊं, आयरन का मास अर्थ पे जितना होगा मून पे उतना होगा, मार्स पे ही उतना होगा, ठीक है। मास कभी चेंज नहीं होगा लेकिन वेट चेंज कर सकता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अब जब ग्रेविटेशनल चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर मतलब गड्ढा करते हुए जाए तो हमारा वेट पे वो फर्क पड़ता है। वो सब हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 है, वो जाएंगे उधर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो कि वेट क्या होता है? जो फोर्स हम एक बॉडी पे लगाता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है। और वेट इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, mg। ये आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। अब कोई भी बॉडी का जो वेट होता है इट कैन बी जीरो। वेट हमारा जीरो हो सकता है अगर मैं ग्रेविटी जीरो कर दूं, लेकिन जो मास होता है ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इट कांट बी जीरो। और जो वेट होता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है? हमेशा ये फोर्स हमारा टुवर्ड्स द अर्थ या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका एक डायरेक्शन है। तो इसीलिए जो वेट होता है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इस वेट को मेजर करने के लिए, ठीक है, वेट को मेजर करने के लिए हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एक तो हमारे पास होता है फिजिकल बैलेंस। आप देखे होंगे जो दुकानों में आलू बेचते हैं उसे बोला जाता है फिजिकल बैलेंस। उससे हम वेट मेजर कर सकते हैं। और दूसरा कैसे मेजर कर सकते हैं? कभी घर पे कोई जो सिलेंडर वाला भैया आते हैं, गैस का सिलेंडर देने, वो कैसे आपके घर में वेट चेक करके कभी पूछते हो चेक या देखे हो चेक करते हुए? मम्मी बोलती होगी सिलेंडर चेक करिए। तो बीच में बहुत क्या होता था कि उसमें से गैस निकाल लेते थे, ठीक है। तो वेट करके आपको गैस रखना चाहिए। तो उसको मेजर करने के लिए आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग लगा होगा, उसे गैस में लगा के उठा लेंगे तो आपको वेट पता चल जाएगा। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें वेट हम मेजर कर सकते हैं। और मास को भी हम बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया यूज करके हम मास भी मेजर कर सकते हैं। अब उसमें उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इनर्शिया वगैरह के बारे में, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
या लॉज ऑफ मोशन उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका मास और वेट के बारे में डिफरेंस। अब आते हैं टाइम को हम कैसे मेजर करें। अब बोलोगे सर घड़ी देख के, सही बात है, घड़ी देख के मेजर किया जाएगा, लेकिन टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास और भी दूसरे तरीके हैं। दूसरे तरीके मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट ईयर, वो भी एक टाइम का यूनिट है। ठीक है, और अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, आप जानते होगे रेडियो एक्टिव डिके, पढ़े होगे। अब कैसे पता चलेगा अगर आपको एक जमीन के अंदर से एक लकड़ी मिला या फिर एक फॉसिल मिला, वो कितना पुराना है, वो हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कार्बन डेटिंग। और उसमें क्या होता है कि वो कितना डिके कर चुका होता है, उस हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो उससे टाइम पता चलता है। तो देयर आर वेरियस अदर मेथड्स जिससे हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से एक है आपका रेडियो एक्टिव डिके, लाइट ईयर, आप घड़ी का इस्तेमाल करते हो, फ्रीक्वेंसी हर्ज, वो भी एक टाइम का ही यूनिट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा F = 1/T होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर T निकालो तो क्या हो जाएगा 1/F। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ टाइम, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो दीज आर सम यूनिट्स या मेथड्स जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। अब इसमें अभी मैं जो बताने जा रहा हूं या जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, यह आपके 11th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने जितना भी क्लासेस किया, जितना भी पढ़ा, लेंथ कैसे मेजर करते हैं, उसमें से कुछ कुछ एडवांस हम पढ़े, जैसे डिस्टेंस वगैरह मेजर करने की, लेकिन मोस्टली चीजें आप जानते हो। लेकिन अभी जो मैं चीज बताऊंगा आपको, डायमेंशनल एनालिसिस, वो आपके लिए पूरा नया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 7। ऐसा यूनिट में पढ़े ना, 7 फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, टेम्परेचर, और क्या था, मोल, और जो सब अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मोल। तो ये 7 फंडामेंटल आपके क्वांटिटीज है। तो और ये माना जाता है, ये माना नहीं जाता, मतलब ऐसे बोल सकते हो, फिजिक्स वाले ऐसे मानते हैं कि दुनिया में जो भी सारी चीजें बने हैं ये इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आपको उड़िया आता है, ठीक है, आपको उड़िया आता है लेकिन आपको तेलुगु नहीं आता, ठीक है, अब जाके आप तमिलनाडु में अपने उड़िया लैंग्वेज में या मदर टंग में या हिंदी में कुछ भी बोलोगे तो क्या वो समझ पाएंगे? वो आके आपको कुछ बोलेंगे तो आप कुछ समझ पाओगे? नहीं। लेकिन ये जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है, इससे क्या होता है, पूरे दुनिया में चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में बात करो, कम्युनिकेट करो, ये डायमेंशनल एनालिसिस सबके लिए सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम होता था, वो दुनिया में सबके लिए सेम है। केमिस्ट्री में जो आपका केमिकल नेम्स होता है, सिंबल्स होते हैं, वो दुनिया में सबके लिए सेम है। वैसे ही फिजिक्स में आपका जो डायमेंशंस है, वो दुनिया में सबके लिए सेम है। आप कोई भी लैंग्वेज में बात करो, अगर आप उसे डायमेंशन के फॉर्म में उसे बोल देते हो, यूनिट को, तो वो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, अब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है, हम इसको 7 फंडामेंटल, डायमेंशनल हेडिंग दे दो, एनालिसिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से करते हैं। एक होता है मास, और इसको कैसे लिखा जाता है? मास के लिए हम डिनोट करते हैं कैपिटल M, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, वैसे ही लेंथ के लिए हम यूज करते हैं L, और उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। टाइम, उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद करंट, उसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, A से। उसके बाद क्या था? मास, लेंथ, टाइम, करंट। टेम्परेचर, उसको हम केल्विन से, K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता था इंटेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से, कैंडेला। और एक आता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। तो हमारे पास ये सारे क्या हैं? आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हमने एक चीज पढ़ा था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्वांटिटीज इस फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनता है, यूज करके बनाया जाता है, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, फोर्स, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं ये एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि कैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है। तो हमें उस एक्सेलरेशन को फिर से फंडामेंटल क्वांटिटीज तक लेके जाना है। तो मास के लिए मैंने क्या लिख दिया? मैंने मास के लिए कैपिटल M लिख दिया। एक्सेलरेशन को मैं और क्या लिख सकता हूं? या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन T, V अपॉन T। तो T यहां पे आ गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? M इंटू T टू द पावर -1, क्योंकि एज बिकॉज बाय T है तो मैं पावर में -1 लिख सकता हूं। मैथ्स, बेसिक मैथ्स। अब आते हैं वेलोसिटी, यहां पे बचा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी भी तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है ना, तो वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है? L,
और टाइम के लिए क्या होता है, टी होता है। अब इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो n का पावर कितना होगा, 1, तो 1 लिखो ना लिखो बराबर है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना। अब l का पावर कितना है, 1, तो l लिखो ना लिखो बराबर है। उसके बाद t कितना है, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी ऊपर जाएगा तो -1, तो कितना हो जाएगा, -2। तो ये जो चीज मैंने निकाला ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। समझ में आया कैसे निकाला गया, ये चीज समझ आओ। देखो अब अगर मैं आपको यूनिट्स के बारे में बताने जाऊं, हजारों लाखों यूनिट्स हैं, अब सबका या हजारों लाखों डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, सबका रटना ऐसे mLT⁻², किसका -1 होगा, क्या होगा, रटना इज नॉट पॉसिबल। कैसे बना सकते हैं वो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप किसी भी यूनिट के लिए बना सकते हो। ठीक है, समझे कैसे निकालते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। आप पढ़े होंगे पेंसिल हिल दब क्यों जाता है बालू में, ड्यू टू कम सरफेस एरिया, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो वही है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी निकाला, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, mLT⁻²। और एरिया हमारा कितना होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। दो बार जब अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे एरिया मिलता है, तो l⁻, में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -2। तो इस चीज को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, mL⁻⁻1 T⁻², ये होगा। ऊपर है 1 और यहाँ पे -2, अच्छा यहाँ पे 2, सॉरी -2। समझे कैसे निकाला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे, आप 11th और 12th मिला के जहां जहां आपको नया नया यूनिट्स मिलेगा वहां वहां मैं आपको सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूंगा। एक साथ इतना सारा अगर मैं देखोगे तो इस बुक में दिया हुआ है 61 यूनिट्स, तो सबके लिए रटना इज नॉट पॉसिबल। तो समझ लो कैसे होता है, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और डायमेंशनल एनालिसिस हमें क्यों जरूरत है समझ में आया, ताकि हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स लैंग्वेज। अब यहां पे डायमेंशनल एनालिसिस को और भी बहुत जगह पे यूज किया जाता है। जैसे हम अगर बात करें एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो क्या होते हैं उस पर चलते हैं। अच्छा, उस पर जाने से पहले मैं कुछ छोटे मोटे यूनिट्स दूंगा, आप लोग कर पाओगे, छोटे छोटे यूनिट जो बचपन में पढ़े हो, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा। इसका निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये पढ़े भी हो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अरे बाबू करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट का क्या होता है ए, और टाइम का क्या होता है टी, हो गया। चलो आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला चीज क्या बोला है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब इसके लिए हम थोड़ा फर्स्ट क्लास में चलते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कोई भी जब हम मेजरमेंट करते हैं वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट, या यूनिट मैंने बोला था यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता था, क्वांटिटी मिलता था या नहीं मिलता था। अब अगर इसको मैं थोड़ा सिंबॉलिक वे में लिखूं, Q इक्वल टू क्या हो जाता है, NU, वेयर N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मान लो कोई भी एक कोई एक क्वांटिटी है, इसका मैंने कोई एक क्वांटिटी है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और साइज ऑफ यूनिट U1 है, ठीक है। और उसी सेम क्वांटिटी का और एक न्यूमेरिकल वैल्यू है N2 और एक साइज ऑफ यूनिट है U2। तो हमें क्या बताता है रूल, चाहे कोई भी यूनिट हो, कोई भी साइज ऑफ यूनिट हो, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं थोड़ा डिटेल में चलूं, डिटेल में नहीं थोड़ा ऊपर ऊपर से चलूं, 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना। अब अगर मैं बोलूं 5 kg तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 5 इंटू 1000 ग्राम। अब देखो यहां पे अगर मैं इसको 5 इंटू 1 kg लिखूं तो कोई बुरा है, ये वाला एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है kg ऐसा यूनिट, और ये वाला एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS है। लेकिन जब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है तो इसका साइज ऑफ यूनिट अलग अलग है, लेकिन उनका जो डायमेंशंस होगा या फिर हम बोल सकते हैं जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम होगा। अब वैसे ही इधर मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी माना जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 हो सकता है और उसका साइज ऑफ यूनिट U1 हो सकता है, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एक न्यूमेरिकल वैल्यू N2 हो सकता है, उसका साइज ऑफ यूनिट U2 हो सकता है।
ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, थोड़ा दिमाग लगाना का मतलब, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डायमेंशन पुट करूं, लेट मान लो जो U1 है, U1 क्या है यहाँ पे, यूनिट अगर है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा या नहीं होगा। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, लेट मैं मान लेता हूँ U1 के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है m1 टू द पावर a, m2 टू L1 टू द पावर b और t1 टू द पावर c। ये मैंने मान लिया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब U2 भी एक यूनिट है या नहीं है, तो U2 का भी मैंने एक डायमेंशनल फॉर्मूला मान लिया, m2 L2 T2, और पावर उनका सेम होगा। पावर उनका क्यों सेम होगा, क्योंकि मैंने ये बोला था उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, तो उनका पावर भी सेम होना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू अलग हो सकते हैं, लेकिन पावर सेम होगा, ठीक है। और U2 मैंने M2 M1 इसलिए लिखा U2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, U2 के लिए ये, U1 के लिए। और मैंने जब बोला कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ऑब्वियस बात है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा या नहीं होगा। हाँ सी। अब अगर मैं इस चीज को इस जगह पे पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, N1 इंटू M1 L1 T1 A B C इक्वल टू N2 इंटू M2 टू द पावर A L2 टू द पावर B T2 टू द पावर C। ये होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं इस चीज को इस तरफ ले लूं तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे करते हैं, ये वाला चीज को इस तरफ ले आते हैं, तो N2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू M1 M2 टू द पावर A L1 अपॉन L2 टू द पावर B T1 बाय T2 टू द पावर C। क्या ये बनेगा? मैंने इसको थोड़ा सजा के लिख लिया, मास के साथ मास, लेंथ के साथ लेंथ और टाइम के साथ टाइम, और कुछ नहीं। समझे? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कोई भी यूनिट को जब आप कन्वर्ट करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है पता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब ये आपको पता है, आप पहले से बचपन से पढ़े हो, लेकिन हम इसको यूज करके क्या हम जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी, ये याद रखना, इसको आप निकाल नहीं सकते बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसको भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर अभी के लिए ये समझ लो, अमाउंट ऑफ वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ml टू द पावर 2 T टू द पावर -2, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मुझे कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है ना। अब जूल हमारा कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम, और अर्ग मेरा कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, है ना। अब यहाँ पे ए का वैल्यू अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूँ, ए बी सी, यहाँ पे इस फॉर्मूले को देख के आपको क्या लगता है, ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू कितना होगा, और सी का वैल्यू -2 होगा। अब इधर आते हैं हम m पे, m1 हमारा कितना हो जाएगा, m1 L1 T1 m2 L2 T2। M1 अगर हम थोड़ा SI में चले, M1 क्या होता है, होगा 1 kg। अब इसको अगर मैं CGS में कन्वर्ट करता हूं तो ये कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। अब लेंथ हमारा कितना होता है 1 मीटर, इसको अगर मैं CGS में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा 100 सेंटीमीटर। और टाइम हमारा क्या होता है, सेकेंड में होता है ना, तो T 1 सेकेंड, और CGS में कन्वर्ट करें तो वही 1 सेकेंड, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, N1 जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, वो हमें कितना कन्वर्ट करने के लिए बोला है 1 जूल, तो यहाँ पे हमें गिवन है 1 जूल। अब आ जाते हैं थोड़ा CGS सिस्टम पे, मास कितना होगा 1 ग्राम होगा ना CGS सिस्टम में, L2 कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और T2 कितना होगा 1 सेकेंड। और मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, N2 निकालना है कितना जूल होगा, कितना अर्ग होगा, वो निकालना है ना। अब उस वाले फॉर्मूले में डाल दो, N2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 इंटू M1 के जगह पे ये वाला 1000 अपॉन M2 की जगह पे 1, और उसका पावर कितना 1। अब L1 के जगह पे कितना 100 और बाय 1, और पावर कितना 2, और C के जगह पे T के जगह पे 1/1 और पावर कितना -2। ये पुट कर दिया। हमें N2 निकालना है। अब N1 का वैल्यू कितना है 1 जूल, 1
इंटू 1000/1 टू द पावर 1 कितना होगा 1000 इंटू 100/1 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 4 ही तो होगा। और ये 1/1 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 और टू द पावर -2 जो भी करो स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 मैं लिख सकता हूं। तो n2 मेरा कितना निकला 10 टू द पावर 7 अर्ग ये निकालना था। तो 1 जूल हमारा कितना हो गया 10 टू द पावर 7 अर्ग। समझे कैसे करना है समझ में आया पक्का। और एक क्वेश्चन करें इसमें क्या बोला है हमें g का वैल्यू गिवन है g इन CGS सिस्टम कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है बोला है कैलकुलेट द वैल्यू इन SI यूनिट उसका वैल्यू SI यूनिट में निकालने के लिए। अब g हमारा एक फॉर्मूले में आता है F इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर mgh को कैपिटल जी यहाँ पे कैपिटल जी बोला है ये कौन सा कैपिटल जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों अलग है। ये हमें फॉर्मूला पता है सोल्यूशन में आता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं g का वैल्यू निकालूं g विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 ये होगा। अब F इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन या फिर फोर्स का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला इससे पहले निकाल के रखा हुआ है एग्जांपल में बताया था। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं जो याद रहना जरूरी है। फोर्स हो गया वो एनर्जी हो गया क्या था फोर्स का mlt² था ना mlt² था ये हो गया। अब यहाँ पे r स्क्वायर है r हमारा इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है r इक्वल टू हाँ लेंथ। तो हाँ बोलो क्या हो हाँ सॉरी mlt टू द पावर -2 r यहाँ पे हमारा क्या है लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो लेंथ तो मतलब l का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं। और नीचे क्या है मास और मास मतलब m का स्क्वायर बाय m का स्क्वायर ये है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2 ये होगा। तो यहां पे मुझे स्मॉल a का वैल्यू कितना मिल गया -1 b का वैल्यू कितना मिल गया 3 और c का वैल्यू कितना मिल गया -2 मिला। अब इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं। अब आते हैं SI सिस्टम में और CGS सिस्टम SI और CGS। SI में हमारा जो क्या होता है मास 1 kg इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम ये होता है। और यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम CGS में। यहाँ पे लेंथ हमारा कितना होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे लेंथ कितना होगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे टाइम हमारा कितना होगा 1 सेकेंड और यहाँ पे भी टाइम हमारा कितना होगा 1 सेकेंड होगा। अब यहाँ पे मुझे N1 और ये हो गया N2 N1 यहाँ पे मुझे पूछा है और N2 मुझे क्या गिवन है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 ये गिवन है। अब हम पुट करेंगे इसको फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू क्या है N1 इंटू M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 पावर C ये होगा। अब सारा वैल्यू पुट करो। वैल्यू अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा देखो M1 हमारा कितना है 1000 अपॉन 1 टू द पावर कितना है -1। अब L2 हमारा L1 कितना है 100 अपॉन 1 टू द पावर 3 और T कितना है 1 अपॉन 1 टू द पावर -2 ये है। और इसके सामने है N1 और N2 हमें यहाँ पे क्या गिवन है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 ये गिवन है। अब अगर मैं N1 को इस तरफ लाता हूँ और इसको उस तरफ लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा तो डिवाइड होगा। यहाँ पे अगर N1 इस तरफ आता है और इसको मैं उस तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ पे 1/N1 हो जाएगा। तो 1/N1 अगर होगा मतलब वो N1 क्या है रेसिप्रोकल है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ N1 इक्वल टू 6.67
6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1/1000 टू द पावर -1 इंटू 1/100 टू द पावर 3 और 1/1 टू द पावर -2। तो क्या कुछ गलत होगा? अगर मैं देखो समझो n1 को इस तरफ लाता तो ये इधर बाय होता, तो 1/n1 मुझे लेकिन n1 चाहिए, तो मैं रेसिप्रोकल किया, तो इस तरफ अगर रेसिप्रोकल किया तो इस तरफ भी रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये मिलेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना? n1 विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब यहाँ पे अगर हम पावर लगाएं तो ये कितना हो जाएगा? 1000 10 टू द पावर -3 होगा इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा -3 उसके साथ -1 भी है, तो माइनस इंटू माइनस +3 ये होगा। इधर ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 तो -6 इंटू 10 टू द पावर -6 ये बनेगा। ये कितना हो जाएगा? 1 टू द पावर -2। तो इसको अगर हम थोड़ा या फिर 1 टू द पावर -2 लिखो ना लिखो बराबर है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलेगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 -6 कितना होता है? -14 -8 -6 -14 -14 + 3 -11 तो इंटू 10 टू द पावर -11 n1। और इसका SI यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन। डाइन गिवन है ना, डाइन का न्यूटन, सेंटीमीटर का मीटर स्क्वायर और ग्राम का केजी स्क्वायर। कन्वर्ट कर दिए SI सिस्टम पे। समझ में आया लॉजिक कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो था आपका पहला एप्लीकेशन कि हमें क्या करना है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे कन्वर्ट करना है। अब दूसरा उसका एप्लीकेशन भी है, क्या है थोड़ा देखते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, हम इस डायमेंशनल एनालिसिस को करके चेक कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी या फिर एक प्रिंसिपल का यूज करना जरूरी हो जाता है। और वो प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल बोलता है, लिख लो क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बोलता है फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम। मतलब हमारे पास जब भी फिजिकल इक्वेशन होता है, हमारे पास LHS होता है, RHS होता है। अगर LHS का सारा टर्म यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ऑल द टर्म्स ये इंपॉर्टेंट है, सारा टर्म का डायमेंशनल वैल्यू, डायमेंशनल क्वांटिटी का वैल्यू या डायमेंशनल वैल्यू सेम होना चाहिए। अब अगर मैं थोड़ा एग्जांपल लेके करूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था S इक्वल टू U प्लस हाफ, तो V इक्वल टू था UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे LHS में हमारा क्या है? S मतलब डिस्टेंस, और इस तरफ RHS में हमारे पास कितने टर्म्स हैं वो जानना सबसे जरूरी है। टर्म्स अब किसको बोल सकते हैं? जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो। ये एक टर्म होता है, ये एक टर्म होता है, ठीक है। U एक टर्म, P एक टर्म, अलग अलग वो नहीं। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो हम उसको एक ही टर्म में लेंगे, लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए उसको हम अलग अलग टर्म्स में लेंगे, ठीक है। अब S का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L, बस लेंथ ही है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? UT, वेलोसिटी इनटू टाइम। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा कितना होता है? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब L T टू द पावर -1 डिस्टेंस अपॉन टाइम U के लिए, और T के लिए कितना? T होगा। तो इसमें से अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये T टू द पावर -1 है, ये T टू द पावर +1 है, तो वो कैंसिल बचा कि यहाँ पे क्या? बस L बचा। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे हाफ हमारा कांस्टेंट है, उसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला या वैल्यू नहीं होगा। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो गया इधर? एक्सेलरेशन का यूनिट या डायमेंशनल फॉर्मूला L T टू द पावर -2। अरे हाँ या ना, और टाइम का स्क्वायर है मतलब T टू द पावर 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये T और ये T गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास? L। तो यहाँ पे इसका LHS में जो टर्म है, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इस तरफ इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसका भी L है, इसका भी L है, तो हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आया? मैंने यहाँ पे आपको ऐसे एरो बना के लिख दिया, आपको एग्जाम में वैसा नहीं लिखना है। डायमेंशनल वैल्यू ऑफ दिस, उसका डायमेंशनल वैल्यू ऑफ दिस, उसका डायमेंशनल वैल्यू ऑफ दिस, एज दे आर इक्वल, देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझे? एक इक्वेशन दो कर सकते हो, बोल सकते हो कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हाफ mv स्क्वायर में हाफ हमारा क्या है? कांस्टेंट, और मास कितना हो जाएगा? m, और वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी का यहाँ से निकाले L T टू द पावर -1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा? L का स्क्वायर T टू द पावर -2, ये बनेगा।
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ये मिला LHS में। अब आते हैं RHS। RHS हमारा क्या है, मास, मतलब m, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g मतलब एक्सेलरेशन ना, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है L T टू द पावर -2, L T टू द पावर -2, और यहाँ पे आ जाता है हाइट क्या होगा, लेंथ, तो इंटू L होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, बना या नहीं बना, तो ये और ये इक्वल है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है जरा बता सकते हो, चेंज इन एनर्जी, और हमेशा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, पढ़े भी होगे। तो ये आपका दूसरा एप्लीकेशन था कि कोई भी अगर इक्वेशन होता है तो हम उसका डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है, हम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसका और एक तीसरा एप्लीकेशन भी है। क्या है तीसरा एप्लीकेशन, देखो अब ये क्या है, इसको थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हो गया आपका m और उसका रेडियस हो गया आपका r और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स F लग रहा है, उस पे सेंट्रीपिटल एक बॉडी है जिसका मास m है, उसका रेडियस r है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और उस पे फोर्स लग रहा है एक सेंट्रीपिटल फोर्स F, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर F लग रहा है, हमें पता है F इज इक्वल विल बी प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, r टू द पावर b और v टू द पावर c, ये होगा। अब ये मैंने कहाँ से लाया, ये मैंने इक्वल कैसे किया, क्योंकि हमें पता है बचपन से सेंट्रीपिटल फोर्स में जब लगता है तो दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका मास, उसका रेडियस और उसका वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को, जब मैं क्या करूंगा, इक्वल के फॉर्म में लेके आऊँ तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू मान लो K m टू द पावर a, r टू द पावर b, v टू द पावर c, वेयर K इज ए डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, मतलब उसका कुछ डायमेंशन नहीं है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2, ये है। और यहाँ पे K का वैल्यू अगर मैं डायमेंशन में डालूँ तो 1 है इन फॉर्म ऑफ डायमेंशंस, तो ये क्या हो जाएगा, m मतलब मास का हो जाएगा पावर a, r मतलब लेंथ का हो जाएगा b, और वेलोसिटी हमारा कितना है, एल टी टू द पावर -1 ना, इसको अलग अलग कर दो, एल टी टू द पावर -1 टू द पावर c, ये है। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं, m का कितना पावर है इधर 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना होना चाहिए, b का वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे l यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मैं इसको कैसे लिखता, l टू द पावर c t टू द पावर -c लिखता है, लेकिन इसके साथ l टू द पावर b भी है, तो मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाता है, l टू द पावर c प्लस b या फिर b प्लस c, ये होता है। तो क्या मैं इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं तो 1 इंटू एम टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c, t टू द पावर -c लिखूं तो क्या कुछ गलत होगा। अब a का वैल्यू यहाँ से हमने इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 1, b प्लस c का वैल्यू कितना मिल रहा है 1, c का वैल्यू -c का वैल्यू कितना मिल रहा है -2, -c का वैल्यू -2, कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ तो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, c का वैल्यू कितना मिला 2, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना मिल जाएगा -1 और a का वैल्यू मुझे 1 पता है। अब अगर मैं इस वाले ए बी सी के जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दूं ए बी सी का, तो मुझे ये वाला इक्वेशन क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू के इंटू एम का कितना है एम टू द एम, आर कितना है, आर का पावर कितना है बी, तो -1 है ना, तो बाय आर, और v का कितना है 2, तो v स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। और यही हमारा फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, वेयर k इज ए क्या डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो यहाँ से मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकाला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, समझे पक्का कैसे करना है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, इतने डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कोई भी 10 ईयर या 20 ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो MCQs, आपको डायमेंशनल एनालिसिस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस मिलेगा। आपके स्कूल्स में भी इसी बेसिस पे, इन 3 एप्लीकेशंस के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट। अभी के लिए इतना ही रखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने आपको जितना बताया इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। इससे और कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, और अगर आएगा इसी के इर्द गिर्द घुमा फिरा के देगा, ठीक है। और एक क्लास करेंगे इसका जो एरर वगैरह, एरर कैलकुलेशन, जो आपको लैब में भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है।
तो उसको एक क्लास में करेंगे और ख़त्म करेंगे। बहुत लंबा खींच गया है चैप्टर, उतना खींचना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे से समझ के चलते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट बार।